आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 जीव विज्ञान के का जो है पहला चैप्टर अध्याय है हमारा जैव प्रक्रम एवं पोषण। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं सभी को कवर करेंगे और अंत में जो है हम बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू करने वाले हैं, वीवीआई क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम एवं पोषण। तो इसमें जो है हमारा पहला टॉपिक्स है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या है बताइए, लाइफ प्रोसेस क्या है? तो जैव प्रक्रम वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से सजीवों के शरीर के अनुरक्षण, जिसको मेंटेनेंस बोलते हैं, तथा जीवन की निरंतरता बनाए रखने का कार्य करती है, उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। यानी कि हम इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे हम पाचन करते हैं, पोषण करते हैं, और जैसे श्वसन करते हैं, प्रजनन करते हैं, परिवहन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, इस सब के द्वारा ही हम जो है जैव प्रक्रम कर सकते हैं। ये सभी जो क्रियाएं सभी को सम्मिलित रूप में हम बोलते हैं जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। क्या हो गया हमारा? जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। चलिए, तो हमने जैव प्रक्रम देख लिया है। आगे पोषण एवं इनके प्रकार है, न्यूट्रिशन। तो पोषण क्या है? अब देखिए, अब हमें ध्यान देना है पोषण क्या है। तो पोषण क्या है? तो न्यूट्रिशन भोजन ग्रहण करने तथा शरीर द्वारा ऊर्जा वृद्धि व मरम्मत के लिए इसके उपयोग की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। यानी कि हम जो पोषक पदार्थ को ग्रहण कर रहे हैं, यानी कि खाना खा रहे हैं, उसका उपयोग करना, हमारे शरीर में उसका उपयोग करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। तो ये हमारा पोषण हो गया। और पोषण दो प्रकार का होता है। पोषण कितने प्रकार का होता है? पोषण दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वपोषण, जिसको ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, और दूसरा होता है विषम पोषी या हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो पोषण कितने प्रकार के? दो प्रकार के, स्वपोषण और परपोषण या विषम पोषी पोषण, हम दोनों बोल सकते हैं। इनका अलग अलग नाम है परपोषण का। तो न्यूट्रिशन कितने प्रकार के? दो प्रकार के, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो हमारा पहला है स्वपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण किसको बोलेंगे? अकार्बनिक पदार्थों जैसे CO2 हो गया, जल हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, उसकी उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसको क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण। जैसे हरे पेड़ पौधे, शैवाल, ये सभी क्या है? स्वपोषी है। क्या है ये सभी? ये सभी जो है स्वपोषी है। तो हम कह सकते हैं कि वैसी प्रक्रिया या वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं या स्वपोषी पोषण कहते हैं। विषमपोषी किसे बोलेंगे? कि हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य सजीवों पर निर्भर रहने वाले जीव को हम विषमपोषी पोषण बोलते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, जंतु हो गया, ये कवक हुआ, यानी कि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, भोजन के लिए जो है दूसरे जीवों पर डिपेंडेंट होता है, तो उसको बोलेंगे विषमपोषी पोषण। ठीक है, हमने पोषण देख लिया, स्वपोषण देख लिया, विषमपोषी पोषण देख लिया। ठीक है, हम आगे देखते हैं प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। तो हम लोग को पता है कि हरे पेड़ पौधे जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और वो स्वयं जो बनाते हैं एक विधि है, उस विधि का नाम है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। यानी कि जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, जल लेगा, सूर्य का प्रकाश लेगा, और उसकी पत्ती में मौजूद होता है क्लोरोफिल, जिसके कारण वे हरे दिखते हैं। उसके प्रजनन में जो है अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसी क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। और उस भोजन के द्वारा बनाएगा ग्लूकोज, और बाय प्रोडक्ट के रूप में बनाता है ऑक्सीजन। क्या बनाता है? ऑक्सीजन बनाता है। तो हरे पौधे क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 और जल से ग्लूकोज का निर्माण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। इसका ये रासायनिक समीकरण है। रासायनिक समीकरण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये अनेक बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछ सकता है। क्या है? 6CO2 प्लस में 12H2O, सूर्य का प्रकाश बटे क्लोरोफिल, C6H12O6, जो कि ग्लूकोज का सूत्र है। ग्लूकोज का क्या सूत्र है? C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र है। इससे प्रश्न पूछेगा कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते थे? 6 होते हैं। 6 आप लगा सकते हैं, टिक टिक में 6 लगा देना है। तो अब क्या बन रहा है? ग्लूकोज बन रहा है।
ऑक्सीजन बन रहा है और हमारा जल बन रहा है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या बन रहा है, ऑक्सीजन गैस बन रहा है, जो कि हम लोग जो है सांस लेते हैं। ऑक्सीजन गैस वो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में बनते हैं। ठीक है, चलिए हमारा है रंध्र स्टोमाटा। रंध्र या स्टोमाटा जिससे गैसों का विनिमय होता है, रंध्र और स्टोमाटा के द्वारा गैसों का विनिमय होता है। तो रंध्र की संरचना व कार्य, पत्तियों की सतह पर आप देखे होंगे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उस छिद्र को ही बोलते हैं रंध्र या स्टोमाटा। पत्तियों की सतह पर, पत्तियों की सतह पर हमारा जो ये पत्ती है, पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को क्या कहते हैं, रंध्र बोला जाता है। उसको क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। यानी कि और ये इसका काम क्या है, इसका काम है गैसों का विनिमय करना। क्या काम है, गैसों का विनिमय करना। गैसों का विनिमय मतलब क्या, कि प्रकाश संश्लेषण व शोषण हेतु CO2 तथा O2 का आदान प्रदान करना। यानी ओ क्या करेगा, CO2 लेगा और O2 को छोड़ देगा। और इसका काम है वाष्पोत्सर्जन करना, यानी कि जल का जो है वाष्प के रूप में जो निकलता है वो स्टोमाटा के द्वारा, ये जो छिद्र दिख रहा है इसी छिद्र के द्वारा निकलता है। यही स्टोमाटा का फिगर है। ये जो है ओपन स्टोमाटा है, ये ओपन स्टोमाटा है, ये क्लोज स्टोमाटा है, यानी ये बंद स्टोमाटा है। और ये जो है ये आपको दिख रहा है ये खुला स्टोमाटा, ये बंद स्टोमाटा है। ठीक है, और इसकी जो द्वार कोशिका है, गार्ड सेल, वो रंध्रों को खुलने और बंद होने में मदद करती है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो ये गार्ड सेल्स जो है, यहाँ पे जो गार्ड सेल्स है ये फुला हुआ है, ये गार्ड सेल्स जो है ये फुला हुआ है, आपको दिख रहा है। स्टोमाटा जो ओपनिंग है और स्टोमाटा ये क्लोजिंग है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सेल्स है, देख लीजिए यहाँ सेल वॉल प्रेजेंट है, यहाँ पर ये सेल वॉल है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, छोटे छोटे क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ से जल आ रहा है, वैक्यूल है, और ये स्टोमाटा बीच वाला है, और इसी में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये ओपन स्टोमाटा है। इसका काम क्या है, गैसों का विनिमय करना, वाष्पोत्सर्जन करना, और द्वार कोशिका का काम है रंध्र को खुलने और बंद होने में मदद करता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला टॉपिक है एक कोशिकीय जीव अमीबा। अब देखिए एक कोशिकीय जीव अमीबा में कैसे पोषण होता है। तो इसके लिए जो 5 चरण मौजूद है, अमीबा में जो है 5 चरण के द्वारा जो है भोजन ग्रहण करता है। पहली बात, अमीबा में जो है भोजन को पकड़ने के लिए उसमें कूटपाद पाए जाते हैं, सूडोपोडिया होता है, और सूडोपोडिया की मदद से ही अपना भोजन को पकड़ते हैं। और यह एक प्राणी संपोषी जीव है, यानी कि यह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, लेकिन ठोस या द्रव के रूप में जीव जंतुओं के ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं अमीबा। तो इनका जो 5 चरण में कंप्लीट होता है पोषण। पहला अंतःग्रहण क्या है हमारा, अंतःग्रहण। तो ये कूटपाद या सूडोपोडिया के द्वारा भोजन को घेर कर खाद्य धानी बनाना। पहला अंतःग्रहण में क्या होगा, ये भोजन को पकड़ा, देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ भोजन रखा हुआ है, तो ये भोजन को घेर लेगा और घेरने के बाद इसको पकड़ लेगा। तो ये हमारा हो गया अंतःग्रहण, इंजेक्शन। उसके बाद है पाचन। अब इसमें देखिए इसके भोजन रसदानी में जो है, भोजन रसदानी में अनेक एंजाइम पाए जाते हैं, और वो एंजाइम क्या करता है, भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है, विघटन कर देता है। तो पहला सेकंड विधि है हमारा पाचक एंजाइमों द्वारा जटिल भोजन का सरल पदार्थों में विघटन, मतलब तोड़ना, डाइजेशन। देख सकते हैं ये हमारा भोजन है, भोजन क्या हुआ, वो छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो गया। ये हमारा भोजन है, अब भोजन जो है छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो गया, तो ये हमारा हो गया पाचन। थर्ड है अवशोषण, जिसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। अब जो पच गया भोजन उसको क्या करेगा, कोशिका द्रव्य में अब्जॉर्ब कर लेता है। तो पचा हुआ भोजन कोशिका द्रव्य में विषरित होती है। जितना भी भोजन था वो पच गया तो वो क्या होगा, कोशिका द्रव्य में विषरित हो जाएगा। फोर्थ नंबर है स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। तो ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि हेतु इसका उपयोग होता है। जो हमारा भोजन पचा है उसका उपयोग हम करेंगे ऊर्जा उत्पादन में, वृद्धि में। और पांचवा है जितने भी अवशिष्ट पदार्थ अब बच गए, अब अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल देना है, इसको बहिक्षेपण बोलते हैं, बहिक्षेपण इजेशन। अपचित पदार्थ कोशिका के सतह से निष्कासित हो जाता है, और इसके लिए कोई स्पेशल छिद्र नहीं होते हैं, ठीक है ना, वो अपनी कूटपाद की मदद से जो है शरीर के किसी विभाग से बाहर निकाल देते हैं जितने भी अवशिष्ट पदार्थ बचे हुए हैं। तो इस प्रकार से अमीबा में पोषण जो है 5 चरण द्वारा कंप्लीट होता है। पहला अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण, ठीक है ना। चलिए अब हमारा आता है मानव
मानव पाचन तंत्र के अंग है। डाइजेस्टिव ऑर्गन, डाइजेस्टिव ऑर्गन मानव में पाचन हेतु लगभग 8 से 10 मीटर, कितना मीटर ये आपको याद रखना है। ये अनेक बार एग्जाम में पूछा गया है कि हमारा जो मनुष्य का जो पाचन तंत्र है वो लगभग 8 से 10 मीटर लंबा होता है। 8 से 10 मीटर लंबा होता है मनुष्य का आहार नाल, जिसमें क्या क्या आते हैं, हमारा मुख आता है, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और रेक्टम, पाचन की ग्रंथियां, ये सभी इसमें शामिल है। किसमें? डाइजेस्टिव ऑर्गन में। यह डाइजेस्टिव ऑर्गन जिसमें कि भोजन का पाचन होता है, ठीक है ना। चलिए, उसमें हमारा पहला टॉपिक है दांत। क्या है हमारा? दांत। कहता है दांत, मुख। भोजन का पाचन जो है हमारे शरीर में वो मुख से स्टार्ट हो जाता है। मुख में ही है मंड मौजूद होता है। जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन है वो मुख से स्टार्ट हो जाता है। इसको मंड भी बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। तो उसमें जितने भी मुख है, मुख में निकलती है लार होता है, मुख में लार है, लार ग्रंथि है, जीभ है और दांत है। पहला हमारा दांत है। तो मुख गुहा में जो है 4 प्रकार के दांत मौजूद होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो इंसिजर का काम है काटने या कुतरने का। जो आपका आगे वाला दांत है जिसे आप सेब काटते हैं तो वो इंसिजर करता है। केनाइन, केनाइन चीरने और फाड़ने का काम करता है। जितने आप लोग देखें गन्ना देखें, गन्ना को जब चीरते हैं वो हम केनाइन के माध्यम से चीरते हैं गन्ना को। अगला है प्रीमोलर। प्रीमोलर और मोलर। प्रीमोलर और मोलर क्या करता है? जितने भी भोजन हमने ग्रहण किया है उसको चबाने का काम करता है, पीसने का काम करता है। और दांत के ऊपर मौजूद होता है इनामेल, जो कि काफ़ी मजबूत होता है, काफ़ी मजबूत होता है। और पूरे शरीर का जो है कठोरतम भाग है हमारा इनामेल। क्या है हमारा? इनामेल, जो कि शरीर का जो है सबसे मजबूत भाग है इनामेल। तो इस प्रकार से दांत कितने प्रकार का होगा? 4 प्रकार का। इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। हम संख्या भी देख लेते हैं। तो इंसिजर का संख्या कितना होता है? 8 होता है। इंसिजर का संख्या 8 होता है। केनाइन का संख्या 4 होता है। और प्रीमोलर का संख्या ये हमारा हो गया 8 होता है। और मोलर का संख्या 12 होता है। कितना हो जाएगा? 12। तो हम दांत सूत्र भी होता है एक 21, 23 बटे 21, 23। इसमें जो है ये जो आपको दिखाई दे रहा है पहला 2, ये बता रहा है इंसिजर को, और ये 1 बता रहा है केनाइन को, 2 बता रहा है प्रीमोलर को, और ये बता रहा है मोलर को। ये मोलर है। एक वयस्क में जो है टोटल 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। और पूरे जीवन काल में दांत 2 बार ही आता है। पूरे जीवन काल में दांत कितने बार आता है? दांत 2 बार ही आता है पूरे जीवन काल में। तो पूरे जीवन काल में दांत कितने बार आ गया? दांत आएगा 2 बार। और वो 2 बार में भी जो पहला बार जो दांत आता है उसको बोलते हैं मिल्क टीथ। उसको बोलते हैं मिल्क टीथ, यानी दूध के दांत। और उसकी संख्या 20 होती है। और 5 से 6 साल में वो सभी टूट जाते हैं। टूटने के बाद जो नए दांत आते हैं उसको बोलते हैं स्थायी दांत। और उसकी संख्या कितनी होती है? 32 होती है। ठीक है। चलिए, अब हमारा जीव आ गया। तो हम लोग जो है खाना भोजन करते हैं तो भोजन का स्वाद का पता लगाते हैं। तो स्वाद का पता जो है हमारे जीव के माध्यम से लगाया जाता है। तो किससे लगाया जाता है? जीव के द्वारा। जितने भी हम भोजन ग्रहण करते हैं कैसे पता करते हैं? ये कड़वा है, ये खट्टा है, ये मीठा है। तो हम हमारे जीव जो है, जीव के ऊपर जो है, ये हमारा जीव है, जीव के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे ऐसे कण पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं टेस्ट बड। क्या बोलते हैं? टेस्ट बड। इसी के द्वारा हमें पता चलता है मीठा का, खट्टा का, कड़वा का, जितना भी है, तीखा का, कड़वा का, खट्टा का, इस सब का पता हमें चल रहा है किससे? जीव के माध्यम से। चलिए, पहला है जीव। जीव यानी टंग। मुख गुहा के फर्श पर स्थित एक मांसल अंग जो भोजन को लार में मिलाने तथा निगलने में मदद करती है। और इसके ऊपर होता है स्वाद कलियां, टेस्ट बड मौजूद होता है। क्योंकि हमारा जीव क्या काम कर रहा है? या तो भोजन को पहले मिला रहा है और निगलने में भी मदद कर रहा है। जो हमारे मुख से लार ग्रंथियां निकलती है,
लार निकलती है तो उसमें क्या करता है, जीभ मदद करता है मिलाने में। और हम लोगों के मुख में जो है कितने जोड़ी लाल ग्रंथि होती है, 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है। और इस लाल ग्रंथि में एक एंजाइम होता है, टाइलिन या एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है, जो कि क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। यानी कि इसीलिए कहा गया है कि मुख में जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। किसका पाचन होता है, मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। और हम लोगों के शरीर में, हम लोगों के मुख में 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है। और उस लाल ग्रंथि में होता है टाइलिन या एमाइलेज नाम का एंजाइम। हम ग्रसनी की बात करते हैं, फेरिंग्स। तो मुख गुहा का ये पिछला भाग है जहां पे भोजन और वायु मार्ग प्रतिच्छेद करती है। और निगल द्वार द्वारा घाटी ढक्कन इपिग्लोटिस होता है, जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। जो हमारा जो है इपिग्लोटिस जो है, इपिग्लोटिस क्या करता है, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। यानी कि देखो 2 पाइप है, इस प्रकार से 2 पाइप है, एक श्वास नली है, एक श्वास नली है और एक जो है ग्रास नली है। तो यहाँ ऊपर पे होता है एक फ्लैप, इस फ्लैप को बोलते हैं इपिग्लोटिस। क्या बोलेंगे, इपिग्लोटिस। और ये ट्रेकिया वाला पार्ट है, ट्रेकिया के ऊपर में जो एक द्वार होता है फेरिंग्स में, उसको कहते हैं कंठ द्वार। यहाँ पे होता है कंठ द्वार और इधर होगा निगल द्वार। क्या होगा, निगल द्वार। जब भोजन आएगा तो ये क्या करेगा, ये ट्रेकिया को, ये इपिग्लोटिस जो है वो ट्रेकिया को ढक लेता है और भोजन को ट्रेकिया में जाने से रोक देता है। ठीक है ना। चलिए अगला है हमारा ग्रास नली। देखिए ग्रास नली में जो है भोजन, अब मुख से भोजन डायरेक्ट जाएगा ग्रास नली में। अब ग्रास नली में की लंबाई की अगर बात करते हैं तो यह लगभग 25 सेंटीमीटर पतली लंबी नलिका होती है, जो अमाशय से जोड़ती है। ये जो आगे चल के अमाशय से जुड़ जाएगा। ये जो नलियां हैं ये हमारा ग्रास नली है, और ग्रास नली आगे चल के ऐसे करके अमाशय से जुड़ जाएगा। इसको बोलते हैं हम ग्रास नली। ये ग्रास नली है। ठीक है। इसमें कोई पाचक एंजाइम स्रावित नहीं होता है, अर्थात यहाँ पे पाचन की कोई भी क्रिया नहीं होती है। कहाँ पे नहीं होती है, ग्रास नली में नहीं होती है। इसका मुख्य कार्य है भोजन यानी बोलस को सुरक्षित अमाशय तक पहुँचाना। और इसमें एक गति होती है, उस गति का नाम है पेरिस्टाइलिसिस, क्रमाकुंचन गति। ग्रास नली की भित्ति की पेशियों में एक लयबद्ध संकुचन व शीतलन तरंगे उठती है। इस गति को कहते हैं क्रमाकुंचन, पेरिस्टाइलिसिस कहते हैं। यदि यह गति भोजन पर दबाव डालकर आहार नाल में निरंतर आगे धकेलती है, यानी जितने भी भोजन के ये बोलस होंगे भोजन को आगे ऐसे करके ढकेलते जाएगा। मतलब इसमें जो होगा ऐसे पेरिस्टाइलिसिस जैसी प्रक्रिया होती रहेगी। शीतलन होगा, संकुचन होगा, शीतलन होगा, संकुचन होगा, इसी को कहते हैं पेरिस्टाइलिसिस। अगला है हमारा स्टोमैक। स्टोमैक यानी अमाशय। अब हमारा भोजन जो है अमाशय में पहुंच चुका है। कहाँ पहुंच गया, अमाशय में। तो उदर गुहा में के बाएं ओर, उदर गुहा के बाएं और जे आकार का एक थैलीनुमा संरचना है, इसको अमाशय कहते हैं। और अमाशय में भोजन जो है 3 से 4 घंटा तक रुका रहता है। कितने घंटा तक, 3 से 4 घंटा तक रुका रहता है। और इससे निकलता है हमारा HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है और जीवाणुओं को नष्ट करता है। कौन, HCl। और पेप्सिन एंजाइम भी निकलता है जो अम्लीय माध्यम में कार्य करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। ये बात आपको याद रखना है, प्रोटीन को पेप्टोन में कौन बदलता है, पेप्सिन एंजाइम। कौन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम बदलता है। और इसमें श्लेष्मा भी निकलते हैं। श्लेष्मा यानी म्यूकस, जो कि अमाशय के आंतरिक स्तर में HCl के प्रभाव को से सुरक्षित करता है। आप देख सकते हैं इसमें ये हमारा अमाशय है। अमाशय 3 भागों में बता होता है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। यहाँ देख सकते हैं ये कार्डियक है, फंडिक है और पाइलोरिक वाला रीजन है। ये पाइलोरिक वाला रीजन है। और यहाँ पे ये पाइलोरिक स्फिंक्टर प्रेजेंट है। इससे आगे जो ड्यूडेनम मतलब छोटी आंत जो है स्टार्ट हो जाता है, छोटी आंत स्टार्ट हो जाता है। तो इसी से हम अब ये अमाशय, अमाशय में बहुत सारे ऐसी छोटी छोटी परतें मौजूद है। ये परतें मौजूद है, इन परतों से निकलता है HCl, पेप्सिन एंजाइम, श्लेष्मा, ये सभी सिक्रीट होते रहते हैं। हमारा अगला टॉपिक है यकृत। देखो यकृत जो है शरीर की जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है और यकृत से ही पीतरस निकलता है।
पितरस यकृत से निकलता है, ठीक है ना, और जाके ये गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय में जाके जमा हो जाता है। देखते हैं, तो यकृत जो है हमारा सबसे बड़ी ग्रंथि है। आपको पूछेगा, प्रश्न पूछेगा कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है, लीवर है। ये लीवर जो है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और इससे क्या निकलता है? पीत निकलता है, पीतरस निकलता है, पीतरस निकलता है, और जाके कहाँ जमा हो जाता है? ये जमा हो जाता है गॉल ब्लैडर, पित्ताशय में जाके जमा हो जाता है। कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। और पीतरस क्या करता है? वसा का अम्लीकरण करता है, यानी कि वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, ठीक है। उसके बाद हमारा अग्नाशय, क्या है हमारा? अग्नाशय, पैंक्रियाज। अग्नाशय से निकलता है अग्नाशयी रस। कौन सा रस निकलेगा? अग्नाशयी रस। और उसमें उससे निकलता है ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन का पाचन करता है, एमाइलेज जो कि स्टार्च का पाचन करता है, लाइपेज जो कि क्या करता है? अम्लीकृत वसा का पाचन करता है। जो वसा है वसा का पाचन करेगा। आपसे प्रश्न पूछेगा कि अग्नाशय में प्रोटीन का पाचन कौन करता है? तो ट्रिप्सिन करता है। स्टार्च का पाचन कौन करता है? एमाइलेज करता है। और लाइपेज क्या करता है? ये वसा का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? वसा का पाचन करता है। आप फिगर में भी देख सकते हैं, यहाँ पे माउथ दिया गया है, ये माउथ है, फेरिंग्स है, ये फेरिंग्स हो गया, और यहाँ सैलिवरी ग्लैंड मौजूद है, सैलिवरी ग्लैंड। यहाँ पे देख सकते हैं लीवर है, ये लीवर है, उसी के नीचे गॉल ब्लैडर है, स्टोमैक है, पैंक्रियाज है, पैंक्रियाटिक डक्ट दिखाई दे रहा है, और स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, और एनस है, अपेंडिक्स भी है। ये हमारा पाचन तंत्र है, आहार नाल है। चलिए छोटी आंत। छोटी आंत में जो है भोजन का संपूर्ण पाचन भी हो जाता है। संपूर्ण पाचन कहाँ होगा? हमारे छोटी आंत में होता है। पाचन का पूर्ण स्थल ये लगभग 6 से 7 मीटर लंबा होता है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, याद रखना है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? छोटी आंत है। अग्नाशय या यकृत के स्राव यहाँ ग्रहणी के आकार में मिलते हैं। आंतरस कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज, प्रोटीन, एमिनो अम्ल व वसा को वसा अम्ल में बदलते रहता है, यानी कि इससे भी आंतरस निकलते हैं। और आंत में ही होते हैं बहुत ही ऐसे संरचना देखने को मिलेगा, इसको हम विलाई बोलते हैं, विलाई या दीर्घरोम बोला जाता है। छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर अंगुलीनुमा प्रवर्ध दीर्घरोम या विलाई पाए जाते हैं। यह अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। क्या करता है? सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देता है, और रुधिर वाहिकाएं अवशोषित पोषक तत्वों को पूरे शरीर में पहुंचाते रहता है। इसीलिए तो कहा गया है भोजन का जो है संपूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। अगला हमारा है बड़ी आंत और मलाशय व गुदा। तो बड़ी आंत में क्या होगा? बड़ी आंत में पाचन नहीं होगा, तो वो क्या होगा? जो अपचित भोजन होगा उससे जल एवं लवण का पुनर्अवशोषण हो जाता है, पुनर्अवशोषण हो जाएगा बड़ी आंत में। उसके बाद जितना भी भोजन होगा अवशिष्ट पदार्थ वो रेक्टम में जाके जमा हो जाएगा। रेक्टम में जितने भी ठोस अवशिष्ट पदार्थ है वो रेक्टम में जाके जमा होगा, और एनस के माध्यम से हम समय समय पर उसको बाहर निकालते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया, एनस तक हम पहुंच गए। अब कुछ पाचक ग्रंथियां और एंजाइम्स हैं। पाचक ग्रंथि और एंजाइम है, तो इनमें पहला हमारा मुख में होता है लार ग्रंथि, और लार में होता है लार एमाइलेज, जिसको टाइलिन नाम से जानते हैं। लार से निकलता है लार एमाइलेज। ये क्या करता है? ये स्टार्च का पाचन करता है, उसको माल्टोज शर्करा में बदल देता है। अमाशय से निकलता है जठर रस, उसमें HCl, पेप्सिन और श्लेष्मा निकलते रहता है, जो कि प्रोटीन के पाचन करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। यकृत की बात करते हैं। यकृत से निकलता है पीतरस, और पीतरस क्या करता है? वसा का अम्लीकरण या पायसीकरण कहते हैं। अग्नाशय से निकलता है ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज, जो कि क्या करता है? प्रोटीन, वसा और स्टार्च का पाचन करता है। छोटी आंत, छिद्र आंत, उससे आंतरीय रस निकलता है। आंतरस सकस इंटेरिकस निकलता है, जो कि अंतिम पूर्ण पाचन करता है ग्लूकोज, एमिनो अम्ल को, ठीक है ना। तो अब हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको हम देखने वाले हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइएगा, और लास्ट में देख लीजिएगा किसका कितना सही है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए आइए हम क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं।
तो इनमें से पहला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, हम लोगों को पता है क्या क्या जरूरत है, CO2 है, जल है, क्लोरोफिल है, सूर्य का प्रकाश है, उपरोक्त में सभी। तो क्या आ जाएगा उपरोक्त में से सभी, हमें सभी चाहिए प्रकाश संश्लेषण करने के लिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है, तो बताइए मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है, मुख से या मुख गुहा से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, ये इनामेल है। हमने बताया था कि दांत के ऊपरी परत में जो है एक कठोरतम परत होता है, जिसको क्या कहते हैं, इनामेल बोलते हैं। ये दांत है, दांत के ऊपरी परत में पाया जाता है इनामेल। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, इंसीजर दांतों का मुख्य कार्य क्या है। इंसीजर का क्या काम है, काटना। ये भोजन को काटने में मदद करता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लार में टाइलिन या एमाइलेज नाम का एंजाइम पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, कहता है ग्रास नली में भोजन किस गति से आगे बढ़ते हैं, क्रमाकुंचन गति से। किस गति से, क्रमाकुंचन गति से। पेरिस्टालिसिस से आगे बढ़ते हैं। अमास के जठर रस में कौन सा अम्ल होता है, अमास के जठर रस में कौन सा अम्ल होता है, हम लोग को पता है HCl अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, HCl अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। यकृत लिवर किसका स्रावन करता है, हम लोगों को पता है कि किससे, लिवर से क्या निकलता है, पीतरस निकलता है, और जाके कहाँ जमा हो जाता है, गॉल ब्लैडर में जाके जमा हो जाता है। पीतरस कहाँ संचित होता है, गॉल ब्लैडर में, देखिए पित्ताशय में जमा होता है। प्रोटीन का पाचन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ होता है, ये अमास से स्टार्ट होता है, जो कि पेप्सिन नाम का एंजाइम जो है वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। तो देखिए आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है छोटी आंत। कौन सा है, हमारा छोटी आंत है। वसा के बड़े गोलकों को छोटे टुकड़ों में तोड़ना क्या कहलाता है, यह हमारा इमल्सीकरण कहलाता है, इमल्सीकरण या इमल्सिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 13, भोजन का अवशोषण हेतु दीर्घोम विलाई कहाँ पाए जाते हैं, ये छोटी आंत में होता है। ऐसी संरचना कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है हमारा बड़ी आंत। बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन का मुख्य कार्य क्या है, ये इसका मुख्य कार्य है जल का अवशोषण करना। अग्नाशय में कौन सा एंजाइम वसा का पाचन करता है, अग्नाशय में लाइपेज एंजाइम जो है वो क्या करता है, वसा का पाचन करता है। क्या करेगा, वसा का पाचन करेगा। अपचित भोजन अस्थायी रूप से कहाँ संचित रहता है, जितने भी अपचा भोजन है वो रेक्टम या मलाशय में जाके जमा हो जाता है और समय समय पर एनएच के माध्यम से बाहर निकलते रहता है। पादप में जाइलम किसके संवहन हेतु उत्तरदायी होता है, जाइलम बताइए, जाइलम क्या करता है, जाइलम जल का वहन करता है। रंध्रों के खुलने व बंद होने के नियंत्रण कौन करता है, ये द्वार कोशिका, गार्ड कोशिका, ये द्वार कोशिका करता है इसमें। अगला प्रश्न है पायरुवेट, पायरुवेट का विखंडन CO2 व जल में कहाँ होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। मृतजीवी पोषण सैप्रोफिटिक किसमें होता है, कवक में। किसमें होगा, कवक में होगा। तो इस प्रकार से हम देखे हैं इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे और प्रश्न थे, हमने सभी को अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उसे भी बिहार बोर्ड 2027 में सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब मिल सके और वे अच्छे अंक से पास कर सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।